बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो मेरा ख़्याल में गपशप या गॉसिप से करते हैं, और गॉसिप भी क्या कुश्ती से करते हैं, और कुश्ती भी क्या पहलवान एक ही था, पहलवान फिरदौस आशिक अवान। अब ये आपने हर बंदे ने वो देख लिया, क्योंकि मुझे मियाँ वाली से लेके और न्यूयॉर्क से लेके और पाकिस्तान के तूल और से कोई सैकड़ों ये लड़ाई वायरल होकर मेरे तक वो पहुंची है। अब उसमें बाकी चीज़ अपनी जगह, अल्फाज ज़रा गौर करें, ऑल्दो सेंसर किए हुए हैं और दरमियान में उन्होंने म्यूट किया हुआ है गंदी गालियों को, लेकिन आपको जो चंद सेकंड या 20-25 सेकंड की कहानी वो अपने तौर पे आपको सब कुछ बता जाएगी। फिर फिरदौस आशिक अवान पहलवान का बयान भी आया, और जिसमें उन्होंने कहा जी कि किन हालात की संगीनी ने उनको किस तरीके से मुतासर किया और वो ये काम करने पर मजबूर हो गए। हर चीज़ के लिए तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं ये जहाँ पहुँचे हैं तो इनके अजीबोगरीब पहले भी करतूत जो थे वो अपनी मिसालात थे, लेकिन तहरीक इंसाफ आने के बाद एक उनमें नई जहत आ गई है, एक नया तीखापन आ गया है। अब उसमें जो वजाहतें उनकी वो भी आप सुन लें। पीपल्स पार्टी के MNA कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियां दी। बस यार बस करते मेरा क्यों हो गया अपनी बेटीज है मेरा क्या हो गया बस यार बस करते मेरा क्यों हो गया अपनी बेटीज है मेरा। और मुझे ना सिर्फ अब्यूज किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियां दी, और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद ये फैसला करूँगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदोखेल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ वुमन हरासमेंट बल्कि डेफमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है। अब इस वजाहत के बाद ये तो है बात इस हद तक, और ये कहानी अपने आप बता रही है फिरदौस आशिक अवान के बारे में। मेरा ख्याल है सारा मुल्क यकसू है। इनकी बदकिस्मती ये है कि ये जहाँ भी रही हैं इन्होंने अपनों से भी तौहीन करवाई है और गैरों के हाथों में जलील हुई हैं। मजाल है ये माइंड कर जाए, कपड़े झाड़ के फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि अब आगे चल के देख। पीपल्स पार्टी के वक्त में इनको बेइज्जत करके निकाला गया, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में कई दफ़ा बेइज्जत हुई उनकी हुकूमत के हाथों। ये यकीन जानो कि जिस दिन इनको निकाला गया इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद से रुखसत की, उससे पहले भी कई दफ़ा देखो अगर कई फुटेज में इमरान खान साहब इनको झटक रहे हैं यूँ, लेकिन मजाल है कि कोई इज़्ज़त तो कहती मेरी इज़्ज़त मुतासर हुई है। भाई हद तक इज़्ज़त उनकी होती है जिनकी कोई इज़्ज़त हो, आपकी इज़्ज़त क्या है। चुनाचे वहाँ से इस्लामाबाद में ये तस्वीर बहाकर रोती रही, रोई तो पीपल्स पार्टी वक्त में थी लेकिन वो पब्लिक में रोई थी, सबको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे ये किसी एक दो दोस्त मेरे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की उनके घर आकर रोती रही, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुझे तौहीन आमेज़ तरीके से निकाला और डी नोटिफाई कर दिया, और यकदम पता चला जैसे हफीज़ शेख साहब को पता चला या नदीम बाबर साहब को पता चला या इससे पहले एक और एडवाइज़र थी इमरान खान साहब के पास, उनको किया गया। क्योंकि वहाँ जी इमरान खान साहब के पास जब निकालते हैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है वो धित्कार के निकालते हैं, वो जलीलो ख्वार करके निकालते हैं, कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ लोग इतने बेगैरत होते हैं कि वो फिर भी जाके उसी दरवाजे पर वही जूते चाटने की कोशिश करते हैं, एक वफादार की तरह, जैसे वफादार जानवर होता है। चुनाचे वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान फिर किसी न किसी जगह पंजाब में आके फंस गई। कहाँ पे मरकज़ की वजारत इत्तलात इनके पास थी, कहाँ पंजाब में आके फरमाती है मेरे पास वजारत इत्तलात है। लेकिन मैं ऐनी शायद हूँ, मेरे पे बीत चुकी है। इनकी ज़ुबान बाजारी ज़ुबान है, इतनी गंदी के मर्द जो है ना, जिनको हम कहते हैं गंदी ज़ुबान वाले, उनकी भी ऐसी गंदी ज़ुबान है जो उनकी है। ये मर्दाना गालियाँ देने पर इनको कुदरत हासिल है, हर किस्म की। इनके अंदर कोई एक होता है कि थोड़ा सा जो औरत वाले शर्म हो या तो एक बाला ताक रखा हुआ है, मर्दों का शर्म हो या भी इनके करीब से नहीं भटका, जो थोड़ा सा भी, और उनकी भी एक इंतहा उस सूरत में है। बहरहाल आज देखा अल्लाह ताला ने किस तरह जलील किया है। और वो एक शरीफ से आदमी थे जो इनको बाजी कह रहे थे, अब्दुल कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने बहरहाल
इतना उनका रोल है, उन्होंने कुछ किया तो नहीं, इतना रोल किया कि इनको एक्सपोज कर दिया है, इनको आश्कार कर दिया। दूसरा आ जाए, शौकत तरीन साहब आज अपना एक सर्वे बता रहे थे मुआशी, और आगे अगले बजट के खद खाल बता रहे थे। मेरा सवाल इनसे एक ही है कि जब इतने अच्छे मुआशी इशारिये थे, जब इतनी अच्छी चीज़ें आई कि स्टॉक एक्सचेंज भी आज बता रहे हैं कि ये एशिया की नंबर 1 हो रही है, जब आप ये बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ भी आपका 3.94 पे पहुंच गया, यही बता रहे हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मुस्बत में है, क्योंकि आपके हक में इंपोर्ट्स आपकी कम है, एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा है, और फिर रेमिटेंस से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद सारी अच्छी खबरें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 20 मिलियन लोगों को दोबारा हमने जॉब्स में डाला है, कि 55 मिलियन लोग जो थे वो 20 मिलियन पे आ गए थे, और 20 मिलियन से हमने फिर उसमें 20 मिलियन के करीब जॉब्स जो हैं दोबारा क्रिएट करके दोबारा स्ट्रीमलाइन किया। सवाल मेरे एक ही है, अब्दुल हफीज शेख को जलीलो ख्वार करके क्यों निकाला है? अगर इकॉनमी के लिए उनकी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और लानियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने तो इससे निकाला 1 महीना पहले या 1.5 महीने पहले, जिसके आप ये सारे सर्वे बता रहे हैं। ये तो हफीज शेख की ज़ेर साया परवान चढ़े हैं, आपने क्यों निकाला है? तो इससे पता चले कि दाल में काला है, ये सारी दाल काली है और कहीं न कहीं है, और इस हुकूमत के अंदर हर चीज़ को 4 साल लगे हुए हैं। बिजली का बहरान, अब मुझे बताएं, एक हुकूमत जो है जून 2017 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत आपकी बिजली सरप्लस पे कर गई, 0 लोड शेडिंग दे के गई, 0 लोड शेडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी यही थी, डिमांड भी यही थी, सब कुछ था, और वो बिजली जो थी जिसको कहना चाहिए जितनी कैपेसिटी पाकिस्तान में उससे उसको दुगना करके यहाँ से रुखसत हुए। आपको 2018 के अंदर जो बिजली मिली कोई उसमें कोताही नहीं थी। आप तो ये कीड़े निकालते रहे कि जी मुआहदे यूं कर दिए, यूं कर दिए। किन हालात में मुआहदे हुए थे 2013-2014 में, जब पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कदम रखने के लिए तैयार नहीं था, और ये नहीं था कि कोई बंदा आपको फ्री लाइन देता। हर एक ने अपने लाड प्यार किए, जब तक कि सीपैक नहीं है उसके बाद आपने जो मुआहदे किए वो फ़र्क थे। 2014 दिसंबर से पहले जो मुआहदे किए वो फ़र्क थे। आप डेस्परेट थे कि बिजली आनी चाहिए, पाकिस्तान के लोग भी डेस्परेट थे कि बिजली आनी चाहिए, चाहे 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये यूनिट की वो बिजली देते हैं। आपने उस बिजली का क्या किया है? चौथा दिन है, अपने भी आपको गालियां दे रहे हैं और दूसरों से तो आपने गालियां खाना आपका वतीरा बन चुका है। इतने आपने झूठ बोले हैं, अब समझ नहीं आती कि ये पुरानी हुकूमत में कैसे डालें, जबकि लोग 24 घंटे बिजली से उन्होंने यूपीएस भी इनके पास हटवा चुके थे, नई बैटरी नहीं डलवाई थी कि बिजली अब जाती नहीं है। आज बिजली जो है यकीन 12-12 14 घंटे नहीं आ रही, 1 फेज़ आता है, 2 फेज़ नहीं आते, बिजली की मकदार कम है। ये आपकी सूरत हाल है। इस बिजली के अंदर आपने सत्यानाश करके रख दिया, यानी कि बाकी चीज़ों आपने की इकॉनमी की कि आपने $335 बिलियन की इकॉनमी या $330 बिलियन की इकॉनमी $246 बिलियन पे ले आया। पाकिस्तान की एवरेज इनकम जो है 25% 30% कम हो गई। महंगाई जो है आज भी डबल डिजिट में आपने कहा है 10.90 रखा है, लेकिन असल में वो डबल डिजिट है, 10, 11, 12, 13, 14 डबल डिजिट है। उसके अंदर आपकी महंगाई है, इन्फ्लेशन फिगर है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने पूरी पाकिस्तानी कौम पे ला दी है। जो चीज़ें चल रही थी, एलएनजी के टर्मिनल लगे हुए थे, आपने वो नहीं मंगवाई। सर्दियों में एलएनजी का बुरहान रहा, गैस पूरी का बुरहान रहा, बिजली का बुरहान आपने पैदा कर दिया। वो अल्लाह का अजाब हो, आप हो क्या चीज़ मुल्क के अंदर। ये जो आप लोग झूठ बोल के डंक टपा रहे हो, खुदा के वास्ते को रिलीफ दो। और पाकिस्तानी कौम को अब पति जान तो आप ना छोड़ें कि मैं कहता हूँ 2 साल आप रहें, लेकिन क्या इस मुल्क का बनने जा रहा है? क्या बाजा बज रहा है? बाजा तो खैर अब क्या किया जाए। आखिरी बात और अहम बात, और बातें तो बहुत सारी हैं इसी पैराए में, लेकिन अहम बात सबसे यह है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे। अब खबरें यह है कि अमेरिका पिछले जब से ये सऊदी अरब से वापस आए, उससे पहले भी और बाद में भी उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान के साथ हम अड्डों का मामला तय हो गया। अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक गैर एलानिया विजिट हुआ है CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का, और उन्हें आके आर्मी चीफ से और DGISI से मुलाकात की है। और मुलाकात की है किस चीज़ पे? कि CIA को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और पेंटागन को या अमेरिकन फ़ौज को अफगानिस्तान में स्ट्राइक करने के लिए जो शराइत हैं या जो मोडेलिटीज़ हैं वो तय की जाए। अब पाकिस्तान ने क्या कहा उनको?
पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि आप, यानी कि इस पे इतराज़ नहीं कि अड्डे हमने नहीं दिए, अड्डों को तो तय कर चुके हैं, वो किस तरीके से देंगे, आया बहीर अरब में उनके समुंदर से कहेंगे वक्ती तौर पर आप वहाँ से स्ट्राइक करें, फिर ऐसा ऐसा किसी जगह पे उनको जो है जगह को 2 पाँव टिकाने के लिए देंगे। यूँ कह लें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनकी तरफ से एक शर्त बकौल जब जॉर्ज बर्न्स गया उन्होंने ब्रीफ किया है, ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पब्लिश हो चुका है, उसमें सारी बातें बताई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं जी कि हमें पहले से बता दिया जाए कि आपने अफगानिस्तान में कौन सा टारगेट करना है। पहली बात तो फिर मैं आज को आपको 3 बातें बता दूं। पहली बात, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं होने देगा। वो तालिबान को और इस हुकूमत को आपस में लड़ा के वहाँ पे अनार्की और सिविल वार पैदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहना चाहता है। दूसरी बात, अमेरिका वहाँ से अपने लिए जिहादी तैयार करवा के उनके अंदर घुस के सीए के ज़रिए उनको चाइना में और सेंट्रल एशियन कंट्री में घुसाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि वहीं से आपको जिहादी तैयार करके, टेररिस्ट तैयार करके पाकिस्तान में घुसाएगा। ये उसकी तारीख है मुसलमान मुल्कों में कि जिस मुल्क से वो निकला है उस मुल्क को उसने बाजा बजा के रख दिया है, इंतशार फैला के रख दिया है। बस नंबर लगे हुए हैं, ये सऊदी अरेबिया और ये गल्फ कंट्रीज है, इनका भी नंबर आ जाएगा, बाकी ईरान का, अफगानिस्तान का, इराक का, लिबिया का। अब देख लें जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों के मुल्कों की उसने ईंट बजाई है। पाकिस्तान के बारे में मैं तो कह के दिहाइयों से लिख के थक गया हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान में अनार्की चाहता है। जब हमारा बेहतरीन दोस्त था तभी कहता था कि ये हमारी मदद के बहाने पाकिस्तान अनार्की चाहता है, पाकिस्तान में सिविल वार चाहता है, पाकिस्तान में दस्तों गिरबान हो जाए चाहता है। ये बातें हैं, ये ज़ाहिर है CIA ने खुद लीक की होंगी। यहाँ पे हमें क्या चुकवे दिए जा रहे हैं? पाकिस्तान की असेंबली सेशन में है, लेकिन मजाल है कि वहाँ पे ये इस टॉपिक को ले आए। कश्मीर को अंदर नहीं लेके आए, बिजली का बुरान नहीं लेके आए, चीनी स्कैंडल नहीं लेके आए, ट्रेन का हादसा हुआ है, कोई असेंबली के अंदर वज़ीर आज़म का बयान आ जाए और अड्डे के ऊपर। अब उनको बुनियादी तौर पे मैं तो इस बात में कन्विंस था कि अमेरिका जो है अपनी मर्जी की चीज़ करवा पाएगा, क्योंकि जब 25 दिसंबर को ये हुकूमत कायम हुई और अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से इस पर उंगलियाँ नहीं उठाई गई तो हकीकत में दहल गया। अमेरिका का यह है कि फौजी हुक्मरान जब आता है मुतलक़िल अनान बनता है। चाहे 53 का ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस किया गया हो और सीटो सेंटो, चाहे 58 का अयूब खान का मार्शल लॉ हो और पेशावर बड़बेट के अंदर रूस के खिलाफ अड्डा हो, चाहे 77 का मार्शल लॉ हो और अफगानिस्तान का जिहाद अफगानिस्तान हो, चाहे मुशर्रफ की आमद हो पाकिस्तान के अंदर कंदम रंजा फरमाते ही 9/11 हो, तो अमेरिका को तो इन सारे वाक़यात को उन्होंने प्रीएम्प्ट किया होता है कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ऊपर सख्ती उससे पहले शुरू हो जाती है और हमें बदतरीन आमरीत के हवाले कर दिया जाता है या फौज की मुतलक़ुल अनानियत दे दी जाती है। और यही चीज़ है कि आज फौज हमारे ऊपर, इसलिए उनके हाथ में सारे इख्तियारात हैं और इसलिए कठपुतली और RTS निज़ाम को करके जिस तरीके इलेक्शन करवाए गए इसी दिन के लिए करवाए गए थे कि अमेरिका ने वहाँ से निकलना था और निकलने के बाद या रहने के ऊपर या निकलने के बाद उनको पाकिस्तान से मुतालबात चाहिए थे। अब इसमें आखिरी चीज़ ये है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ बाजा बजाएगा वहाँ पे अगर आपने ज़रा बराबर इत्तेहाद कबूल ना की तो यही बात आज न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में भी है। और मेरे नाज़रीन जानते हैं कि मैं जब से अड्डों की बात ये बार बार कह रहा हूँ कि अड्डे ना देते तो FATF और IMF के ज़रिए आपके दोनों बाजू मरोड़ के तोड़ दिए जाते। ये बाजू मरोड़ने के लिए रखे हुए हैं। हम इसलिए मजबूर हैं कि एक हमीद गुल साहब की वीडियो जिसमें बताते हैं कि हमारा आर्मी चीफ जो होता है उसकी जो चॉइस है वो अमेरिका की होती है। और हमने देखा है कि राहील शरीफ साहब 21 दिन की यात्रा की थी तो उनका तूती बोलने लगा। बाजा साहब ने वहाँ पे 21 तोपों की सलामी ली पेंटागन में जाके वज़ारत दिफा में, तो पाकिस्तान में चंद महीनों बाद उनको एक्सटेंशन मिली कि ये सारा तेरा करम है आका। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाता है? हमारी फ़ौज की अमरीकी ताबेदारी की कीमत इस पाकिस्तान ने हमेशा चुकाई है। अब तो पाकिस्तान की चूल्हे हिल चुकी हैं। कोई है जो उस पर रहम करे? वमा अलैना इल्ला अल बलाग।